हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 2 विछेंद्री पाल जी द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने जाना कि किस तरह से विछेंद्री पाल भाग 1 में हमने जाना कि किस तरह से विछेंद्री पाल और उनका दल कैंप 3 तक पहुंच गया था और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने अपने बेस कैंप 3 को स्थापित किया था। लेकिन रात के 12:30 बजे के लगभग हिमखंडों और बर्फ के बड़े बड़े विशालकाय पुंजों के कारण उनके कैंप को तहस नहस कर दिया गया था। सभी को चोटें आई थी, लेकिन वहां पर किसी की भी जान का नुकसान नहीं हुआ था। अब हम आगे इस भाग में जानेंगे कि किस तरह से विछेंद्री पाल जी ने अपने अभियान को पूरा किया, उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई में और किन किन कठिनाइयों का सामना किया। इस भाग में हम जानेंगे कि विछेंद्री पाल जी ने अपनी जो एवरेस्ट की यात्रा है वो किस तरह से पूरी की, उन्हें अपनी यात्रा में और किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो चलिए भाग 2 शुरू करते हैं। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने थी अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। अब लेखिका यहाँ बताती हैं कि जब उनके जो तंबू हैं उन पर बर्फ के पुंज गिर गए थे, जब उनका पूरा जो कैंप था वो तहस नहस हो गया था, तो जो लोब्सांग हैं वो अपनी जो स्विस छुरी होती है उसकी मदद से लेखिका और लेखिका का जो दल है उनके तंबू का रास्ता साफ करने में जुट गए थे, जिसमें वो सफल भी हो गए थे। और वे तुरंत ही लेखिका को बचाने की कोशिश में जुट गए थे, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी भी जो देर है उसका सीधा अर्थ था मृत्यु। यानी वहां पर थोड़ी थोड़ी देर भी मृत्यु को लेखिका की ओर नजदीक ला रही थी। बड़े बड़े हिम पिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। लेखिका बताती हैं कि जो लोब्सांग हैं उन्होंने बड़े बड़े जो हिम के टुकड़े थे, बर्फ के टुकड़े थे, उन्हें बहुत मुश्किल से हटाया और लेखिका के चारों तरफ जो कड़ी जमी हुई बर्फ थी उसकी खुदाई की और लेखिका को उस बर्फ की कब्र से बाहर निकाला, जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, जिसमें वो सफल भी हो गए और उन्होंने लेखिका को बाहर निकाल दिया। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लेटाकर नीचे लाए। अब लेखिका बताती हैं कि जब सुबह हुई तो वहां पर सारे सुरक्षा दल पहुंच गए थे उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, उन्हें देखने के लिए कि किसे ज्यादा चोट आई है, किसे वापस ले जाने की जरूरत है, कौन एवरेस्ट की चढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है, कौन ऊपर चढ़ सकता है। तो सुबह 16 मई को 8 बजे तक सभी कैंप 2 में पहुंच गए थे, जहां पर जिस शेरपा की टांग टूटी हुई थी उस शेरपा को उसी के द्वारा जो बनाया गया स्ट्रेचर था उसके ऊपर लेटाकर उसे नीचे ले जाया गया था, क्योंकि अब वो टूटी टांग से एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं कर सकता था। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। साहसिक कार्य होता है साहस से भरा हुआ। अब यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि जो उनके नेता थे, जो उनके लीडर थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने उस वक्त कहा था कि इतनी ऊंचाई पर, यानी जो उनका बेस कैंप था जो तहस नहस हो गया था, उसका जो साहस भरा कार्य था उसकी सुरक्षा का, ये उन्होंने कहा था कि इतनी ऊंचाई पर एक जबरदस्त साहस से भरा हुआ कार्य था। यानी इतनी ऊंचाई पर इस तरह से किसी को बचाना पहली बार इतना साहस से भरा हुआ कार्य किया गया था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों तथा टूटी हड्डियों आदि के कारण कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया।
अब लेखिका यहाँ बताती हैं कि जो उनके दल हैं, उनके जो सभी 9 पुरुष सदस्य थे, उन्हें चोटें आई थी, उनकी हड्डियाँ टूटी हुई थी, जिनके कारण जो है उन्हें बेस कैंप के लिए भेजना पड़ा था, उन्हें वापस भेजना पड़ा था क्योंकि वे टूटी हड्डियों और चोटों के कारण जो है एवरेस्ट की चढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। तभी जो कर्नल खुल्लर हैं, वे लेखिका की ओर मुड़े और उन्होंने बिछेंद्री पाल जी से कहा कि क्या वह भयभीत थी, यानी जब ये सब हुआ तो क्या उन्हें डर लगा था? तो बिछेंद्री पाल ने इसके उत्तर में कहा कि हाँ, उन्हें डर लगा था। तो वहां पर कर्नल खुल्लर ने कहा कि क्या वो वापस जाना चाहेगी, यानी अगर वो बहुत ज्यादा डर गई है तो वो वापस जा सकती है। लेकिन यहाँ पर लेखिका ने बिना हिचकिचाहट के उन्हें उत्तर दिया कि नहीं, वो वापस नहीं जाएगी। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। लेखिका बताती हैं कि जैसे ही लेखिका साउथ कोल कैंप में पहुंची तो वहां पर अगले दिन की जो चढ़ाई थी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। वे जो है एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने वहां अपनी चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी थी। लेखिका ने कुछ खाना, कुछ कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बीसा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। जब दोपहर हो गई थी तो बीसा वहां पर आया और उन्होंने लेखिका को जो है चाय के लिए गर्म पानी करते हुए देखा। लेखिका बताती हैं कि जो उनके दूसरे सदस्य थे, जिसमें की, जय और मीनू थे, वे अभी काफी पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे कर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। लेखिका यहाँ बताती हैं कि लेखिका को अब चिंता हो रही थी क्योंकि अगले दिन जो है लेखिका को उन्हीं के साथ, यानी कि जय और मीनू के साथ जो है चढ़ाई करनी थी और वे बहुत धीरे धीरे आ रहे थे। इसका कारण था कि वे बहुत ज्यादा भारी बोझ लेकर चल रहे थे और वे इसके साथ साथ बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे, जिसके कारण जो है उन्हें चढ़ाई करने में काफी कठिनाई हो रही थी और वे जो है धीरे धीरे चलकर अपनी चढ़ाई पूरी कर रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। अब लेखिका बताती हैं कि दोपहर के बाद लेखिका ने अपना जो दल है, जो वो दूसरे लोग हैं कि जय और मीनू, उनकी सहायता करने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने अपने एक थर्मस में जूस और दूसरे में गर्म चाय भरी और नीचे जाने का उन्होंने निश्चय किया ताकि जय, मीनू और की जो है सहायता कर सके, ताकि वे जो है जल्दी से अपनी चढ़ाई पूरी करें। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जनेवा सपर की चोटी के ठीक नीचे मिला। लेखिका बताती हैं कि लेखिका ने बर्फीली हवाओं में ही तंबू से बाहर कदम रखा और जैसे ही लेखिका अपने कैंप क्षेत्र से बाहर निकली, उनकी मुलाकात मीनू से हुई। यानी मीनू जो है वो कैंप तक पहुंचने वाली थी, लेकिन जो की और जय हैं वो अभी भी बहुत पीछे थे। लेखिका को जय जो है वो जनेवा सपर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उन्होंने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। अब लेखिका बताती हैं कि जो जय हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा पूर्वक जो है लेखिका द्वारा लाई गई चाय को पिया, लेकिन उन्होंने लेखिका को और आगे जाने से रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन लेखिका कहती है कि उन्हें अभी की से भी मिलना था, इसलिए वो नहीं रुकी। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का होता है चौंकना। अब लेखिका कहती हैं कि जय को चाय वगैरह देने के बाद जो है लेखिका थोड़ा और आगे जाकर जो है नीचे उतरी तो उन्हें की दिखा और की जो है लेखिका को देखकर बहुत ज्यादा चौंक गया, क्योंकि लेखिका जो है वो पहले ही पहुंच गई थी। वो वापस नीचे आ रही थी और की जय और मीनू के लिए चाय वगैरह लेकर आ रही थी, इसलिए वो चौंक गया था। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बिछेंद्री? मैंने उन्हें दृढ़तापूर्वक कहा। मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए मैं इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए?
यहाँ पर लेखिका को देखकर की ने जो है लेखिका से कहा कि विछेंद्री, तुम्हें इतनी बड़ा जोखिम क्यों लिया, यानी वो इतना बड़ा जोखिम लेकर इतनी बर्फीली हवाओं में जो है कैंप से बाहर निकलकर क्यों आई। तो लेखिका ने जो है बहुत ज्यादा दृढ़तापूर्वक कहा कि वह भी औरों की तरह जो है एक पर्वतारोही है, यानी पर्वत पर चढ़ने वाली है, इसलिए जो है उसे इस दल में लाया गया है। वो शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा सही है, इसलिए जो है उसे अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए, यानी वो अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद जब कर सकती है, वो शारीरिक रूप से सक्षम है, तो वो जो है अपने दल के सदस्यों की मदद करने के लिए कोई भी काम जरूर करेगी। की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। लेखिका बताती है कि उनकी बातों को सुनकर की बहुत ज्यादा हंसा। उसने जो है जो पेय पदार्थ और चाय वगैरह उन्होंने पिया, लेकिन उन्होंने अपना जो किट है, जो सामान है, वो लेखिका को नहीं उठाने दिया, वो उन्होंने खुद ही उठाया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और बिसा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर सबसे बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अब लेखिका बताती है कि थोड़ी देर बाद जो है साउथ कोल कैंप से जो है लहाटू और बिसा भी जो है उनसे मिलने नीचे उतर आए, यानी लेखिका जय, मीनू और की से मिलने जो है कैंप से लहाटू और बिसा भी नीचे उतर आए थे। और लेखिका और वे सब जो है साउथ कोल जैसी सुरक्षा और आराम जैसी जैसी भी वहां पर उपलब्ध थी जगह सुरक्षा और आराम के लिए जो उन्होंने बनाई थी साउथ कोल में, वहां पर सभी जो है लौट आए। लेखिका यहाँ बताती हैं कि जो साउथ कोल है वो पृथ्वी की, वहां पर सभी जो है लौट आए। लेखिका यहाँ बताती हैं कि जो साउथ कोल है वो पृथ्वी की सबसे अधिक कठोर जगहों के नाम से प्रसिद्ध है, यानी जो साउथ कोल है वो पृथ्वी का बहुत ज्यादा कठोर हिस्सा है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अब लेखिका बताती हैं कि अगले दिन जो है वे सुबह 4 बजे उठ गई थी। उन्होंने बर्फ को पिघलाया, अपने लिए चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट के आसपास जो उन्होंने हल्का नाश्ता किया और लगभग 5:30 बजे जो है वो अपने तंबू से बाहर निकल पड़ी। जो अंगदोरजी हैं वो बाहर ही खड़ा था और उनके आसपास और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन उसके कारण उसमें और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। अब जो अंगदोरजी है वो बिना ऑक्सीजन से ही जो है एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है उनके पैर जो है ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वो जो है ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में जो है शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। वो जल्दी से जो है चढ़ाई शुरू करना चाहता था, इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। अब लेखिका यहाँ बताती हैं कि जो अंगदोरजी हैं वो जो है अपनी बिना ऑक्सीजन की जो उनकी यात्रा थी वो जो है एक ही दिन में पूरी करनी पड़ रही थी कि एक ही दिन में वो चोटी तक चढ़ जाए और वहां से वापस साउथ कोल आ जाएं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जो है रात हो जाएगी और रात में जो है बिना ऑक्सीजन के या ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है वो ठंड से बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते थे, उनकी तबीयत बिगड़ सकती थी। कारण जो है वो ठंड से बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते थे, उनकी तबीयत बिगड़ सकती थी, इसलिए उन्हें एक ही दिन में जो है चोटी पर चढ़ना था और साउथ कोल जो है वापस आ जाना था, नहीं तो उन्हें अपना प्रयास वहीं पर छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी। अब लेखिका यहाँ बताती हैं कि जो अंगदोरजी हैं वो तुरंत चढ़ाई शुरू करना चाहता था ताकि वो एक ही दिन में ऊपर शिखर तक पहुंच जाए और उसी दिन जो है वापस साउथ कोल पहुंच जाए। इसलिए जो है उसने लेखिका से पूछा कि क्या वो उसके साथ जाना चाहेगी। एक ही दिन में मैं साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदोरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था।
अब लेखिका यहाँ बताती हैं कि एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वहां से वापस आना बहुत ज्यादा कठिन था और बहुत ज्यादा परिश्रम का कार्य। ठाकुर जी के पैर ठंडे पड़ जाते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण, तो उनके जो है लौट कर आने में भी बहुत ज्यादा जोखिम था, बहुत ज्यादा कठिनाई थी। मुझे फिर भी अंगदार्जी पर विश्वास था और साथ साथ में अवरोहण की क्षमता, कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। अब लेखिका यहाँ बताती हैं कि इन सब के बावजूद भी जो है लेखिका को अंगदार्जी पर पूरा विश्वास था और साथ ही साथ लेखिका जो है घूमने की क्षमता और उनके जो कर्मठता थी, उनके कार्य करने की जो क्षमता थी, उसके बारे में लेखिका को पूरा विश्वास था। और इसके साथ साथ कोई दूसरा व्यक्ति जो है उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनके साथ चलने में बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ना था, क्योंकि एक ही दिन में उन्हें जो है इतनी सारी चढ़ाई चढ़नी थी और वापस भी आ जाना था। तो उनके साथ कोई दूसरा नहीं चल रहा था, क्योंकि कोई भी बिना था तो उनके साथ कोई दूसरा नहीं चल रहा था, क्योंकि कोई भी बिना ऑक्सीजन के ऐसा नहीं करना चाहता था, अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। सुबह 6:20 पर जब अंगदारजी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। अब लेखिका बताती हैं कि 6:20 पर जब अंगदारजी और लेखिका साउथ कोल से बाहर आ गए थे तो दिन जो है वो ऊपर चढ़ गया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी, यानी दिन के इतने ऊपर चढ़ जाने के बावजूद भी जो है ठंड वहां पर बहुत ज्यादा थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदारजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उपस्कर होता है चोट पहुंचाना। अब लेखिका बताती हैं कि पहुंचा सकते थे, उससे दूर लेखिका बहुत ज्यादा सुरक्षित थी और बहुत ज्यादा गर्म थी, उनमें बहुत ज्यादा जोश था। वो अंगदारजी के साथ बगैर रस्सी के ही चढ़ाई कर रही थी। और जो अंगदारजी हैं वो एक निश्चित गति से, यानी वो ना बहुत ज्यादा तेज और ना बहुत ज्यादा धीरे चल रहे थे, वो एक निश्चित गति से जो है ऊपर चढ़ते जा रहे थे। और लेखिका बताती है कि उनके साथ चलने में लेखिका को भी कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा। अब लेखिका यहाँ बताती हैं कि जो बर्फ है वो बहुत ज्यादा जमी हुई थी, सीधी थी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी जैसे शीशे की चादरें जो है वो बिछी हुई हो। लेखिका और उनके साथियों को जो है फावड़े का उपयोग करना पड़ा ताकि वे बर्फ को काट सके और ऊपर चढ़ सकें। और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उस खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। अब लेखिका यहाँ बताती है कि वो जो धरती है, वो जो बर्फ की चट्टानें थी, वो इतनी सख्त थी कि उन्हें इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ रहा था कि उसकी जमी हुई जो बर्फ की धरती है उसमें फावड़े के दांत जो है गड़ जाएं और वो फावड़े के दांत जो है जमी हुई बर्फ को काट सके। लेखिका कहती है कि वो जो खतरनाक स्थल था, यानी जो वो ढलान वाली चट्टानें थी, उस पर लेखिका अच्छी तरह से सोच समझकर अपना कदम रख रही थी ताकि उन्हें कोई कठिनाई ना हो और उनकी जान को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदारजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझे बताती हैं कि वो केवल 2 घंटे में ही जो है शिखर कैंप पर पहुंच गए थे। जो अंगदारजी हैं उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और लेखिका से कहा कि क्या वो थक गई है। तो लेखिका ने जवाब दिया, नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। आनंदित होता है खुश। जब अंगदारजी ने लेखिका से पूछा कि क्या वो थक गई है तो लेखिका ने जब नहीं में जवाब दिया तो ये सुनकर जो है अंगदारजी बहुत ज्यादा हैरान हो गए, उन्हें बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश भी हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे।
अब यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि अंगदारजी ने लेखिका से कहा कि जो उनके पहले वाला दल था जो एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहा था, उसने जो है शिखर कैंप तक पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और लेखिका और अंगदारजी जो है 2 घंटे में ही वहां पर पहुंच गए थे। अब अंगदारजी कहते हैं कि अगर वो इसी गति से चलते रहेंगे तो दोपहर 1 बजे तक जो है वो एवरेस्ट के शिखर तक पहुंच जाएंगे। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लेखिका बताती हैं कि अंगदारजी और लेखिका के पीछे पीछे जो है लहाटू भी आ रहा था और जब लेखिका और अंगदारजी जो है दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे तो लहाटू भी जो है उनके पास पहुंच गया था। सबने जो है थोड़ी थोड़ी चाय पी और उन्होंने फिर से चढ़ाई शुरू कर दी। उन्होंने ज्यादा आराम नहीं किया क्योंकि उन्हें जल्दी से शिखर पर पहुंचना था और वापस भी आना था। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदारजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े जबकि लहाटू बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लेखिका बताती हैं कि लेखिका और अंगदोरजी जो हैं वो तो बिना रस्सी के चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन लहाटू ने जो है एक नायलॉन की रस्सी अपने साथ लाई हुई थी। इसलिए अंगदारजी और जो लेखिका हैं वो रस्सी के सहारे चढ़ने लगे, लेकिन लहाटू जो है एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चल रहा था। लेखिका बताती हैं कि जो लहाटू है उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि अंगदोरजी और लेखिका के संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी ताकि उनका संतुलन बना रहे। उसने अपनी सुरक्षा के लिए उस रस्सी को नहीं पकड़ा था। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। अब लेखिका बताती हैं कि जो लहाटू है उसने ध्यान दिया कि लेखिका जो है इन ऊंचाइयों के लिए यानी जिस ऊंचाई पर लेखिका चढ़ाई कर रही थी, लेखिका जो है इन ऊंचाइयों के लिए यानी जिस ऊंचाई पर लेखिका चढ़ाई कर रही थी उस ऊंचाई के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए यानी 4 लीटर उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो लेखिका है वो केवल 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से जो है चढ़ाई कर रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। अब लेखिका बताती हैं कि लहाटू ने जैसे ही लेखिका के सिलेंडर का जो रेगुलेटर है उससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, यानी जैसे ही उसे 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट से बढ़ाकर 4 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन पर बढ़ाया, तो लेखिका को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सपाट और कठिन जो चढ़ाई है वो भी आसान हो गई है। यानी लेखिका को जब ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिल रही थी तो उन्हें जो है चढ़ाई और आसान लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके थे जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। दृश्यता शून्य होती है कुछ भी देख पाना संभव नहीं हो ऐसा दृश्य। तो लेखिका बताती हैं कि जब दक्षिणी शिखर के ऊपर जो हवा थी उसकी गति इतनी बढ़ गई थी कि उस तेज हवा में जो है बर्फ के जो भुरभुरे कण हैं वो चारों तरफ उड़ रहे थे, जिसके कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूरी के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। अब लेखिका बताती हैं कि उन्होंने बहुत बार देखा कि केवल थोड़ी सी दूरी के बाद जो है कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान जो है वो एकदम सीधे जो है नीचे की ओर चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। लेखिका बताती है कि जब उन्होंने देखा कि कुछ दूरी के बाद कोई चढ़ाई नहीं है, जो ढलान है वो एकदम नीचे की झुक गई है, तो उनकी सांस एकदम जो है रुक गई थी। उन्हें विचार आया कि जो सफलता है वो बिल्कुल नजदीक है, यानी उन्हें एकदम से लगा जैसे जो एवरेस्ट की चोटी है वे उस पर पहुंच गई हैं। 23 मई 1984 के दिन लेखिका बताती हैं कि 1:07 पर जो है लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली लेखिका प्रथम भारतीय महिला बन गई थी, यानी 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर लेखिका ने एवरेस्ट की चढ़ाई
चढ़ाई पूरी कर ली थी, वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई थी। वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। एवरेस्ट शंकु नोक की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। शंकु कहा जाता है नोक को। अब लेखिका यहाँ बताती हैं जो एवरेस्ट की चोटी है वो नोक की तरह थी और उसमें इतनी जगह नहीं थी कि वहां पर दो व्यक्ति जो है वो एक साथ खड़े हो सके। चारों तरफ जो है हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए जो है लेखिका और उनके साथी के लिए जो है वहां पर सुरक्षा का प्रश्न सबसे पहले खड़ा हो गया था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। उसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथा के ताज का चुंबन लिया। अब लेखिका बताती हैं कि उन्होंने पहले तो है फावड़े से बर्फ की खुदाई की और अपने साथी के लिए जो है एक सुरक्षित स्थिर जगह स्थापित की। जिसके बाद जो है लेखिका अपने घुटनों के बल बैठ गई और उन्होंने बर्फ पर अपना माथा लगाकर अपने घुटनों के बल बैठ गई और उन्होंने बर्फ पर अपना माथा लगाकर सागर माथा यानी एवरेस्ट की चोटी के ताज का चुंबन लिया यानी उसे किस किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। लेखिका बताती हैं कि वे घुटने के बल ही बैठी रही, वे उठी नहीं और उसी स्थिति में उन्होंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और उनकी चालीसा को निकाला। उन्होंने उसको अपने साथ लाए हुए लाल कपड़े में लपेटा, थोड़ी सी छोटी सी पूजा अर्चना की और फिर उन्हें जो है बर्फ में दबा दिया। खुशी के इस क्षण में जो है लेखिका को अपने माता पिता की याद भी आई। जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जु नेता की आदर भाव से झुकी। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। लेखिका बताती हैं कि छोटी सी पूजा अर्चना करने के बाद उसे बर्फ में दबाने के बाद जो है लेखिका खड़ी उठी और उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और उन्होंने अपने नेता जो अंगदौर जी है जिनके साथ उन्होंने ये चढ़ाई पूरी की थी उनके प्रति जो है वो आदर भाव से उन्हें प्रणाम करती हुई झुकी और उन्होंने अंगदौर जी का बहुत ज्यादा धन्यवाद किया कि उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाया यानी उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने में जो है लेखिका की बहुत ज्यादा मदद की, उन्हें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेखिका कहती हैं कि लेखिका ने अंगदौर की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी यानी जो अंगदौर जी हैं वो दूसरी बार बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा कर चुके थे। उन्होंने लेखिका को गले लगाया और लेखिका के कान में कहा कि दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। लेखिका बताती हैं कि उनके वहां पहुंचने के कुछ देर बाद सोनम पुलजर भी पहुंचे। उन्होंने जो है फोटो लेना शुरू कर दिया था। उस समय तक जो है लोहाटू ने उनके नेता कर्नल खुल्लर को जो है एवरेस्ट पर उन चारों के होने की सूचना दे दी थी कि उन चारों ने एवरेस्ट की जो चढ़ाई है वो पूरी कर ली है, वो शिखर तक पहुंच गए हैं। तब लेखिका के हाथों में वॉकी टॉकी दिया। बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, बहुत ज्यादा खुश थे कि लेखिका ने जो है वो चढ़ाई पूरी कर ली है। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। लेखिका बताती हैं कि कर्नल खुल्लर ने उन्हें बधाई देते हुए कहा था कि वो उनकी इस अनोखी उपलब्धि से बहुत ज्यादा खुश हैं और वो इस अनोखी उपलब्धि के लिए जो है उनके माता पिता को बधाई देना चाहते हैं। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा।
लेखिका यहाँ बताती हैं कि उन्होंने यह भी कहा कि देश को लेखिका पर गर्व है क्योंकि लेखिका जो है पहली भारतीय महिला है जिसने एवरेस्ट की चोटी का जो सफर है वो पूरा किया है, जो एवरेस्ट की शिखर पर पहुंची है। और उन्होंने लेखिका से ये भी कहा कि अब जिस संसार में वो वापस जाएगी, यानी उन्होंने लेखिका से ये भी कहा कि अब जिस संसार में वो वापस जाएगी, यानी यहाँ से जाने के बाद जिन लोगों से वो मिलेगी, जो उसका संसार होगा वो बिल्कुल अलग होगा उस संसार से जो वो पहले अपने पीछे छोड़कर आई थी। यानी अब जो है सब उसे दूसरी नजर से देखेंगे, उसे बहुत ज्यादा सम्मान मिलेगा, देश को उस पर गर्व है। इस पाठ में हमने विछेंद्री पाल जी द्वारा उनके एवरेस्ट शिखर की यात्रा का वर्णन पढ़ा। किस तरह से उन्होंने एवरेस्ट की यात्रा को पूरा किया, किस तरह से वो शिखर पर पहुंची, उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस तरह से जो है शिखर पर पहुंचना संभव हो पाया, किस तरह से उनके साथियों ने उनकी सहायता की, उन्होंने किस तरह से अपने साथियों की सहायता की, किस तरह से विछेंद्री पाल जो है पहली भारतीय महिला बनी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ गई। आशा करते हैं कि आपको बिछेंद्री पाल की यह आत्मकथा, जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया है, वो अच्छी तरह से समझ ली महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट शिखर की यात्रा को पूरा किया और शिखर पर पहुंचकर देश का नाम पूरे संसार में रोशन किया।